अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर, जिसका बुनियादी मकसद भी इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम है, ताकि गली महल्ले की सतह पर ही आम आदमी की मुश्किलात और मसाइल का हल मुमकिन बनाया जा सके। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को मुनक्किद हो रहे हैं। आज न्यूज पेशावर की टीम ने आज इस मौजू पर बात की है। सबसे पहले पेशावर में होने वाले इंतखाबात पर देखते हैं अज़म रहमान की खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को मुनक्किद हो रहे हैं। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इंतखाबी निशानात के साथ 13 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि जमाती बुनियादों पर इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को पार्टी टिकट भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक पेशावर में 51 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह मकामी हुकूमतें इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम और आम आदमी के मसाइल के हल में मुआवन साबित होती हैं, इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड्स भी कैंट के रिहायशियों के मसाइल के फौरी हल में मुआवन और मददगार साबित होते हैं। गुफ्तगू हवाले से आइए राय लेते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों से। टैक्स जो निज़ाम है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हम कहते हैं कि टैक्स फुटवारी पे मुकर्रर हो कि ये भाई हर शॉप है, घर है, उसका एक फुटवारी का रेट होता है, जैसे कमेटी में है, पीडीए में है, वो रेट यहाँ भी कैंट में भी आ जाए कि लोगों की मुनाफली खत्म हो जाए। आजकल लोग जवान लोगों को पसंद करते हैं, बूढ़े लोग गए, उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, ऐसी कैसी रहे, बल्कि उन्होंने और काम खराब किया। ये जो आ रहे हैं, यंग ब्लड आ रहा है, यंग लोग आ रहे हैं, इंशाअल्लाह हर किस्म की चेंजिंग आएगी। इन कैंडिडेटों से हम पूरी उम्मीद है कि वो हमारी ये बात, यंग जनरेशन है, उनके अंदर एक जज्बा है, वो अपना जज्बा के खातिर अपने लोगों की आवाम की आवाज़ सुनेंगे। ये जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो डिजिटल ऑनलाइन हो जाए, ताकि लोगों को अभी जो मसले मसाइल दफ्तरों के और ये मोटेशन के सिलसिले में, जेलार के सिलसिले में, और ये जो लीज का प्रोसीजर है, नक्शे पास करने का प्रोसीजर है, बहुत मुश्किल है भाईजान एक नॉर्मल आदमी के लिए। कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों की बातें आपने सुनी। 2-3 बातें जो उनकी गुफ्तगुओं से निकल कर सामने आई, उनमें नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत का सामने आना। लोग पुरुम्मीद हैं कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ये उम्मीदवार उनके मसाइल हल करेंगे। कैंट में टैक्स के निजाम को जिद्दत देने वाले ज़हनों की जरूरत पर जोर दिया गया है। कैमरामैन आदिलजादा के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज पेशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। काशान अमान हमारे नुमाइंदे पेशावर से, उनसे भी मजीद इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की वेलकम बैक। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के मुतालिक रिपोर्ट आपने ब्रेक से पहले मुलाहिजा की थी, जिसमें वहाँ के रिहायशियों ने कुछ मसाइल की निशानदेही की, जिसका हल यकीनन अवामी नुमाइंदे ही कर सकते हैं, जिनको वोट की ताकत से अवामी ओहदों पर पहुँचाते हैं। और आज न्यूज़ पेशावर के रिपोर्टर काशान अवान ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों से बातचीत की है जो पहले भी इस निज़ाम का हिस्सा रह चुके हैं और आने वाले इंतखाबात में उम्मीदवार भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो बल्दियाती निज़ाम है उसके इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद 51 उम्मीदवारों ने की जो हतमी फहरिस्त थी वो जारी की गई है। इस दफ़ा पेशावर के जो 5 वार्ड हैं उनमें 51 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे और देखेंगे कि आवाम किस को मुंतखब करती है। अगर मैं आपको कैंटोनमेंट का थोड़ा सा बताऊं तो इस बार जमाती बुनियादों पर इंतखाब कराया जा रहा है। जमाती बुनियादों पर इंतखाब अनाउंस होने के बाद लोगों ने, अपने उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसके बाद हतमी एक लिस्ट भी जारी हुई है। इसमें जो लिस्ट जारी हुई है इसमें कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो फिर दूसरे कैंडिडेट के हक में बैठ भी जाते हैं। वो कुछ चंद दिन बाद दोबारा से एक नई लिस्ट आएगी, जिसके बाद फाइनल हो जाएंगे उम्मीदवार। लेकिन इस वक्त जो कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर है उसमें ही मैं मौजूद हूं कैंट में, और मेरे साथ साबिका वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं पेशावर कैंटोनमेंट बोर्ड के, जो कि इस बार दोबारा से उम्मीदवार हैं और पीटीआई के उम्मीदवार हैं। मुझे सर ये बताएं कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाब में और जो दूसरे दीगर बल्दियाती इंतखाब होता है सारे सूबे में, उसमें फर्क क्या होता है बुनियादी तौर पर? अच्छा जी, फर्क ये है कि हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड का 1924 एक्ट अलग एक एक्ट है, उसकी लोकल बॉडी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ना वो लोकल बॉडी के रूल्स अलग हैं, हमारे अलग हैं। चूंकि हमारे बोर्ड में प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेशन कमांडर होते हैं, 7 मेंबर बोर्ड के आर्मी के होते हैं,
सेक्रेटरी एज ए बोर्ड जो सीईओ होता है वो एज ए बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं, और 7 मेंबरों में हम सिविल मेंबर में हम वाइस प्रेसिडेंट और मेंबरान होते हैं। उसमें हमारे साथ एक माइनॉरिटी का मेंबर है और एक लेडीज मेंबर थी। ये 7 बोर्ड में ये 7 मेंबर होते हैं। 5 वार्डों पे इलेक्शन किया जाता है और इलेक्शन के बाद जो है ना वो नॉमिनेटेड करते हैं 2 मेंबरों को, या यूथ को करते हैं या लेडीज को करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में क्या खोया, क्या आप कभी सोचते हैं कि अभी मैं दोबारा अवाम के पास जाऊंगा तो उनको क्या बताऊंगा? जब आपने कहा है कि खोया और पाया, तो पाया बहुत कुछ है, खोया इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। इसलिए कि मैं ये दावी से कहता हूँ कि मैंने मुखलिस और ईमानदारी के साथ, जो मेरी टीम थी, हमने मुखलिस और ईमानदारी के साथ काम किया है, और हर एक मेंबर ने अपने वार्ड में, हमें वार्ड कोई वो फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने 2015 में पहले बजट में 1 करोड़ 24 लाख रुपए हॉस्पिटल को दिए थे, हालांकि वो सीबी फंड के लिए, उनके लिए अलग पैसे होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए दिए कि मैं कैंट हॉस्पिटल को डेवलप करूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 500 बेड का हॉस्पिटल बना लिया, और उस पर इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही और हम मुखलिस और ईमानदारी से हमने काम किए हुए हैं, तो आवाम को मैं अपील करता हूँ कि वोट हमें दें और हमें नुमाइंदा मुंतखब करें। जो काम हमने किए, स्कूल यहाँ था, क्यों एजुकेशन थी, सीबी एक स्कूल था हमारा, उसमें हमने कॉलेज भी बना वो कर दिए, और आरे बाजार में हमने बनाया हाई स्कूल बॉयज। तो ये चीजें देखें, ये तो जो मेन चीजें हैं ये देखें। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको दोबारा चांस मिले और दोबारा आप इलेक्ट होकर आए, तो आप कुछ समझते हैं कि आपसे कुछ जो काम रह गए हो, तो आप वो कौन से काम जो आपसे रह गए हैं सीनियर में? जी, सबसे पहले बात यह है कि उस हवाले से जो मेन चीजें हैं, मोटेशन प्रोसेस है, लीज प्रोसेस है, ये चूंकि पॉलिसी वहां से आती है हमारे डीजी कंटोनमेंट बोर्ड से, तो उसमें हडल हैं। वो इंशाल्लाह अगर हम आगे हम ये चीज दूर करेंगे। कुछ तहफुज़ात हैं कैंट के, हमारे रिहायशों के कि जी टैक्स का, तो टैक्स तो हमने इसके लिए फार्मूला बनाया था, अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ तो अभी वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, हमारे वक्त में तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, उनसे लोगों ने अफाद हासिल किए। लेकिन उस तरफ को भी देखना चाहिए कि कंटोनमेंट बोर्ड को जो अपनी मदद आपके तहत इदारा है, वो ये चलाने के लिए ये चीजें वो कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो है इसमें, अब देखें हमारे कैंट में आप फर्क साफ जाहिर है, जो काम हमने किए या मेरे मेंबरान ने किए, एक्स मेंबरान ने, मैं आपको लिख के देता हूँ कि किसी एमपीए एमएनए ने ये इतना काम नहीं किया जितना हमने किया, और इसमें हमें कोई फंड बाहर से नहीं आया। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक मेंबर भी रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के। मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने अपने टेन्योर में किया क्या है और क्या रह गया है। मेरे वार्ड में तो कोई ऐसा काम है नहीं कि मुझे मेरे लिए काम करें। जितने काम थे तारीखी काम किए हैं, जो पाकिस्तान बने इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किए। हमने इन कम्युनिटी के लोगों के लिए छोटे छोटे घर थे इनके, हमने इनके लिए हुजरे बनाए, जैसे कम्युनिटी सेंटर हम कहते हैं, कि वहाँ आराम से बैठें, गर्मी सर्दी में बच के, और इज्जत के साथ मेहमान आ जाते हैं उनको बैठा दें। पहले तो रोडों पे बैठे होते थे। इसके अलावा वार्डर के जो जितने भी हमारे पुराने लैंड थे वो हमने हटाए हैं। इसमें हमारे साथ स्टेशन कमांडर ने, सीओ ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, स्टाफ ने भी, और हमने भी अवामी जो मसाइल थे वो हमने तकरीबन, मेरे तो 100% तकरीबन मसाइल सारे हल हैं अपने। अच्छा सर, लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो पर्ची 50 रुपए में मिलती थी कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल में, वो अभी 200 रुपए की हो गई है। इसी तरह जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जरिए इंतजाम स्कूल हैं, वहां पर भी फीस में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। तो मेंबरान के होते हुए कैंट की आवाम के ऊपर ये इजाफी बोझ डाला गया है, तो आपने कोई रेजिस्टेंस की थी इसके खिलाफ? बिल्कुल की थी। इसमें ये बात नहीं थी। ये जो कहते हैं 200 पर्ची, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो कैंट के रेजिडेंट है ना, उनके लिए 50 रुपए पर्ची हुई, और जो बाहर से आते हैं ना, तो इसलिए कि हॉस्पिटल को हमने चलाना भी है ना, हॉस्पिटल को ऑलरेडी कैंटोन बोर्ड पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल हमें नहीं दे रहा। तो हम कहते हैं कि यार हॉस्पिटल जरा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, हम एक बेहतरीन हॉस्पिटल इसको बनाए कि कैंट के लोगों के लिए शेरपाव या लीडिंग दूर अस्पताल नहीं जाना पड़े, नजदीक आए इधर। तो इसलिए हमने ये थोड़ा वो किए हुए, लेकिन ये कैंट रेजिडेंट के लिए 50 रुपए हुई, अभी भी 50 है। अच्छा सर, स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल ये थे ना कि पहले हमारे स्कूल के जो आप प्राइवेट जितने भी स्कूल देखें, 5,000, 10,000, 20,000 से कम फीस ही नहीं है। हमारा नॉर्मल फीस जो था 500 रुपए था। तो आप खुद इस दौर में जो पीटीआई ने इस दौर को तबाह बर्बाद कर दिया, महंगाई उरूज पे है, कि अभी हॉस्पिटल नहीं था, अस्पताल जो ये स्कूल जो है 500 रुपए पे हम एक टीचर को हम लाते हैं, 60,000, 70,000, 40,000 तनख्वाह देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे जो हैं वो वही 300 रुपए, 500 रुपए। तो हमने तो कैंटोन बोर्ड से स्कूल को पैसे दिए, बल्कि हमने तो और एडों से इसमें पैसे डाले। तो हम कहते हैं कि एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा स्कूल, एक मिसाली स्कूल कायम करें,
कि लोग भी कैंट वाले इनसे फायदा उठाएं। इसलिए हमने बड़े अच्छे क्वालिफाइड टीचर लाए हैं और बहुत बेहतरीन माहौल। आप स्कूल का चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह पता लगे बहुत ज्यादा चेंजिंग आई हुई है इसमें। मुझे ये बताएं कैंट भले हो लेकिन सूबाई असम्बली का एक हलका भी तो है ना, इसके लिए सूबाई असम्बली का एक मेंबर भी नामजद हुआ है, वो मेंबर असम्बली में भी बैठता है, तो इस हलके के लिए तो पैसे भी मंजूर होते हैं। तो क्या कभी आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या जो हलका MPA है उसने कोई पैसे दिए, कोई फंड की मद में दिए कि आपने उन्हें कहा कि यार हमें तरक्याती कामों के लिए फंड के लिए पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं हमें दें, तो उन्होंने कुछ दिया? यार 4 साल पहले भी इन्होंने हुकूमत गुजारी थी, MPA थे, और अभी भी MPA भी हमारे दफ्तर भी आते थे, काम के लिए आते थे, लेकिन इन्होंने 1 रुपया कैंटोन बोर्ड को नहीं, जहाँ कैंट का 1 लाख वोट है तकरीबन और कैंट से एक मुकम्मल वोट ये ले गए थे, लेकिन इन्होंने हमें 1 रुपया फंड नहीं दिया। हम इनको मिनटें करते रहे, झोली फैलाते रहे कि भाई खुदा के लिए आप MPA हो, आप कैंटोन बोर्ड को थोड़ा फंड दो। इसलिए कैंटोन बोर्ड तो बाहर से टैक्स लेके उस पर काम भी करे, तनख्वाहें भी दे, और बड़े मुश्किलात हैं कैंटोन बोर्ड को। इतना वो तो है नहीं, महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास टैक्स के पैसे भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल करना पड़ता है। लेकिन हमने इनको झोलियां, मैंने खुद आए हैं दफ्तर तो मैंने खुदा की कसम इनको झूली फैलाई है कि मैं क्या हमें थोड़ा फंड दो। ऐसे इलाके हैं जो वोटर हमारे हैं और आपके भी हैं, लेकिन वो हम काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस कान पे सुना और दूसरे कान पे निकाले। 1 रुपए का फंड 4 साल 5 साल वो हुकूमत गुजारी सुबह, और अभी तो वो तो पहले बहाने पर हम बनाते थे कि हम मरकज में हमारी हुकूमत नहीं है, तो प्रोविंशियल का तो फंड था ना, लेकिन उन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया। अभी भी इनका कौमी असम्बली में भी हुकूमत है, प्रोविंशियल भी, लेकिन उन्होंने हमें 1 रुपया भी आज तक नहीं दिए। तो ये थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि इस बार फिर, पहले भी ये साबिका मेंबर भी रह चुके हैं और अब एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये तो हमने आपको मौका दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का और पीपल्स पार्टी के। अब चलते हैं अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनका इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है। जी, तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की बातें सुनी। अब जो तीसरी मेजर पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, उनके उम्मीदवार हमारे साथ वार्ड 4 के मौजूद हैं। ये बताएं कि सर क्यों इलेक्शन की तरफ आने की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? मैं अपने इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह ताला का फजल है, मेरा इलाका है, मेरे साथ है, मेरा अपना बैंक वोट है और लोग मेरी इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं हमारी, और मैं अपने इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे इलाके के बीच में रोशनी आए, लोगों के घरों के चूल्हे चले, लोगों के मसले मसाइल हल हों। सर वो कौन से मसले मसाइल हैं जो ये जो मेंबर्स अभी 5 साल तकरीबन 6.5 साल तक ये रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर्स, और वो मसाइल हल नहीं कर पाए और आप समझते हैं कि आप वो हल करेंगे? वो कौन से मसले मसाइल? ओल्ड ग्रांट, न्यू ग्रांट है, अकोमोडेशन की मिसाल का अपना क्या कहते हैं, ये कमर्शियल हो गए आगे पीछे, तो बच्चों के स्कूल के मसले बहुत ज्यादा हैं, दाखिलों के बहुत ज्यादा मसले हैं स्कूलों के, और अपने टैक्स वगैरह के बीच में बहुत मसले मसाइल हैं अपने इलाके के। बहुत गरीब लोग हैं जो मिसाल के बाद जैसे टैक्स लग जाते हैं कि जो गरीब को खाने की रोटी नहीं मिलती, वो टैक्स कहाँ से देंगे? हम कहते हैं गरीबों को टैक्स की छूट होनी चाहिए, मकानों के जो अकोमोडेशन है उसमें छूट होनी चाहिए, ओल्ड ग्रांट जैसे निकाल कर न्यू ग्रांट से ओल्ड में डालना कि वो होना चाहिए कि मसले मसाइल खत्म होने चाहिए। तो क्या समझते हैं उन्होंने किन मसाइल में कैंट की आवाम को धकेला है? बस टैक्सों में धकेल दिया उन्होंने। बच्चों की फीसें जो 1500 फीस थी वो 3500 रुपये चली गई। इन्होंने की है, इन्होंने मंजूरी दी है ये वाली। जो कैंट के बच्चे रिहायशी थे जिसकी 1000 फीस थी, 1500 फीस थी, वो 3500 रुपये चली गई। तो गरीब आदमी 3500 का एक बच्चे के, एक गरीब आदमी के 5 बच्चे पढ़ रहे, 3 बच्चे पढ़ रहे, कहाँ से लाएगा 7,000 10,000? सर वो लोग तो ये कहते हैं कि हमने कैंट हॉस्पिटल को जाकर देखे, 500 बेड पर मुहित कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? और आवाम कह रही है कि जो 20 रुपए की पर्ची थी वो 50 और अब 200 की हो चुकी है। वो इन्होंने कैंट के अस्पताल में ये तरक्की दी है हमें। पहले 20 रुपए की पर्ची होती थी, अब वो पर्ची 200 रुपए की है। ये तरक्की हुई है, ये तब्दीली आई है। अब मुझे बताओ कि गरीब आदमी 200 रुपए अस्पताल वाले को देगा, वो तो 200-300 रुपए डाल के जाकर प्राइवेट अपना इलाज क्यों ना कराए जाकर? दवाई कहाँ से लेगा वो? 5 मरले से नीचे जो है अकोमोडेशन ये, उस पर गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है वो बाहर है। जो हमारे जो बैठे थे, हमारे भाई बैठे थे, ये तो उनकी ड्यूटी थी ये बोली कि तुम जाकर अवामी लोग हो, तुम अवाम की शिकायतें लेकर तुम वहां जाओ कि इन लोगों को क्या तकलीफ है? ये हो रही, इन लोगों ने क्या खिदमत की? ये खिदमत की है कि लोगों को इन्होंने खड़े में धकेला इन लोगों ने।
इतने लोगों ने इतना लोगों गरीब लोगों को इतना तंग किया कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। औरतें मर्द सारा दिन जिन गरीबों का दर वर सारा दिन कैंटोनमेंट बोर्ड में जाकर बैठे जिक्र खाते थे। कभी कहते नक्शा बनाओ, क्रोचमेंट हो गया, ये हो गया। तो कोई तकलीफ देना नहीं, तकलीफ दूर करना है। 2 कम 70 साल मेरी उम्र है, मैं समझता हूँ मेरे इलाके के इसको क्या तकलीफ है, ये कौन है, वो कौन है। अभी बाहर से एक आउटसाइडर आदमी है, उसको क्या पता है इलाके में कौन गरीब है, कौन मलदार है। हमारे इलाके कोई मसला किसी आदमी को पता नहीं है, इसलिए मुझे पता है, क्यों मैं अपने इलाके का बाशिंदा हूँ। ये थे अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जिनका ये कहना है कि जो माजी में कैंटोनमेंट बोर्ड को कैंट की आवाम ने जो नुमाइंदे सेलेक्ट कर इलेक्ट कर भिजवाए हैं, उन्होंने मसाइल हल करने के बजाय मसाइल की दलदल में आवाम को धकेल दिया है। टैक्सों की मद में इजाफा किया गया, फीसेस की मद में स्कूलों में इजाफा किया गया, जो अस्पताल है कैंटोनमेंट बोर्ड का जनरल अस्पताल, उसकी फीस में इजाफा किया गया। जो पर्ची 20 रुपए की बनती थी वो अब 200 रुपए की बन रही है। तो इनका ये कहना है कि इन सारे मसाइल से मैं बिल्कुल बाखबर हूं और मैं अगर आवाम ने मुझे मौका दिया और मैं अगर कैंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर मुंतखब हुआ तो मैं आवाम के ये मसले हल करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी आवाम का भी पता है और मुझे अपनी आवाम के और इलाके के मसाइल का भी पता है। जी काशाना ने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इस पर मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे शहाबुद्दीन अपने सीनियर रिपोर्टर से, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। जब तक के लिए आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़। वेलकम बैक। मुल्क भर में कंट्रोलमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तारीख तो आ गई है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का फिलहाल कुछ पता नहीं है कि 2 साल से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर से आम आदमी की जिंदगी कितनी मुतासर हुई है, ये जानने के लिए आज न्यूज़ पेशावर के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन पहुंचे हैं पेशावर के कुछ और इलाकों में और उन्होंने आवाम से बातचीत की है। आवाम ने क्या कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम के। बल्दियाती इंतखाबात कितने ज़रूरी है, मुकामी हुकूमतों का क़ियाम कितना ज़रूरी है गली महल्ले के लिए, आवाम के मसाइल के हल के लिए। आपने सियासी जमातों के रहनुमाओं के मौक़िफ़ सुन लिया कि वो बल्दियाती इंतखाबात के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है। आम लोगों का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इंतखाबात कितनी ज़रूरी है उनके मसाइल के हल के लिए, क्योंकि मुकामी हुकूमतों का क़ियाम, ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात की मुंतकिली, यही कहा जा रहा है कि इससे आवाम के मसाइल हल होते हैं। तकरीबन 2 साल हो गए कि बल्दियाती जो नुमाइंदे थे वो ख़त्म है और अभी भी इंतखाबात के बारे में कोई सही वो नहीं है, कशमकश का शिकार है कि इंतखाबात कोई कह रहा है कि हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं हो रहे। आवाम क्या कह रहे हैं उनसे जानेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है। जी, बल्दियाती निज़ाम जो है ये हमारे मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रीवियसली हमारा जो तजुर्बा हो चुका है, यहाँ पहले नाजिम साहब रह चुके हैं, सैयद हुसैन शाह साहब, फिर उसके बाद नाजिम थे हमारे सफदर भाई। तो हमारे महल्ले में, इलाके में जितने भी ये छोटे मोटे काम जो थे वो रुके नहीं हैं कभी। हमें कभी MNA या MPA की तरफ जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। यही काउंसलर जो है या नाजिम आला तक बात चली जाती और मसला जो है फ़ौरन हल हो जाता। अभी भी माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन जो निचली सतह पे इख्तियारात आ जाते हैं और जल्दी मसला हल हो जाता है, उसकी अभी तक फुकदान है। तो क्या समझ रहे कि इंतखाबात होनी चाहिए? इंतखाबात तो होने चाहिए और मेरे ख्याल में हमारी अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने शुरू में भी ये वादे किए थे और अभी भी माशाल्लाह जिस तरीके से जा रहे हैं तब्दीली की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं। लेकिन अगर ये जल्द हो जाए इंतखाबात तो उससे लोगों के मसाइल जल्दी हल होंगे इंशाल्लाह। जी, आप क्या कहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के बारे में, कितनी ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। आवाम की रसाई जो है अपने इलाके के नुमाइंदों तक आसानी से हो सकती है, लेकिन जब तक MPA और MNAs की बात है तो उन तक आपको पता है कि आजकल उनसे मिलने का भी है टाइम लेना पड़ता है, जी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि हम अपने इलाके के नुमाइंदों को मुंतखब करके अपने मतलब ये जो मसाइल हैं, जो भी किस किस्म के मसाइल हैं, उनको आसानी से बता सकते हैं, उनके घरों पर जाके उनको बता सकते हैं, जबकि MPAs और MNAs की बनिस्बत बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा ये बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जी, आप क्या कहेंगे कि जब बल्दियाती इंतखाब तकरीबन 2 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं और अभी इंतखाबात के बारे में कोई सही वो नहीं है कि इंतखाबात हो रहे नहीं, तो इंतखाबात न होने से कितना नुकसान हो रहा है आम आदमी का? जी, इंतखाबात से तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो छोटे सतह पे जितने भी लोग हैं उनको कोई उनका काम नहीं हो रहा, सब ब्लाक हैं।
اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بلدیاتی نظام ایسا کریں گے ویسے کریں گے، تو وہ ہے ہی نہیں ہے، جو تھا وہ بھی خراب ہو گیا. تو اگر ہو جائے گا تو کم سے کم یہ جو چھوٹے موٹے جتنے کام ہیں، مسائل ہیں، لوگوں کے دہلیز پہ حل ہوں گے. ہم تو ابھی اوپر نہیں جا سکتے، اوپر جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ نیچے جاؤ، نیچے آتے ہیں نیچے نظام ہی نہیں ہے. تو بس یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. پہلے جب منتخب نمائندے تھے تو آپ کے مسائل کے حل میں کوئی آسانی ہوتی تھی؟ سر جی بہت آسانی تھی، بہت آسانی تھی. ہمارے جو نوتھیا کے صفدر صاحب ہیں وہ تو سٹیمپ بھی ان کے جیب میں ہوتی تھی. کوئی کام ہوتا تھا اسی وقت سٹیمپ لگا دیتے تھے، ہاں بھائی اس کو میں جانتا ہوں. اٹسٹیشن ہوتی تھی، اور بڑے کام تھے، نلکے کا، بجلی کا، اسکول میں داخلے کا، کئی ایسے ہاسپٹل کا، نادرا کے شناختی کارڈ کے مسئلے تھے. وہ ہمارے دہلیز پہ نوتھیا میں بس آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. اور کافی ایسے کام تھے جو ہمارے ہو جاتے تھے، ابھی نہیں ہو رہے. 3 سال ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جی، یہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہمارے مقامی لوگوں کے لیے وہ کتنا ضروری ہے. وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے نا تو آپ ہمارے یونین کونسل کے مسائل دیکھ سکتے، دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا شناختی کارڈ وغیرہ کا، اس کے بعد یہ فارم بے وغیرہ کا اور ویریفیکیشن وغیرہ کا جو مسائل ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں علاقے میں، کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایم پی اے اور ایم این اے حضرات جو ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے کام وغیرہ کر سکتے. تو اس لیے میری حکومت سے ریکویسٹ ہے، جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں نا سنا ہے 12 ستمبر کو، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ہمارے یہ کے پی کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات کرائے. کم از کم عوام کو جو تھوڑا بہت ریلیف ہے نا یہ مل سکے. ٹھیک ہے، ریلیف عوام کو مل سکے. بہت شکریہ. صفدر باغی، یہاں پہ آپ پہلے بھی رہ چکے ہیں، بلدیاتی نظام کا حصہ رہ چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات سے، مقامی حکومتوں کے قیام سے عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ خان صاحب جو ہیں اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاور آف ڈیولیوشن کی بات ہوتی ہے اور جمہوریت کی اکائی جو ہے بلدیاتی نظام ہے. اگر اس بلدیاتی نظام میں آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر ضلع کونسل اور یونین کونسل کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جمہوریت کی اکائی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے عام آدمی کو اس کے گھر کی دہلیز پہ اس کی بنیادی سہولت میسر ہو. اس میں جہاں تک جس طرح ان کا پروگرام جاری ہے، اس میں بلدیاتی نظام میں ضلع کونسل کا ختم ہونا، یونین کونسل کو ختم کر دینا، اور وہ انگریزوں کا برصغیر ہند سے پہلے جو ان کا ایک اعلامیہ تھا اور جو ان کا ایک پیغام تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپنائی جائے. تو اب نیبرہڈ، ولیج کونسل اور سٹی کونسل جب یہ 3 حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے گا اور ایک ہی محلے 3 نیبرہڈ پہ تقسیم ہوں گے تو اپنا جو مسائل ہے کس کے پاس لے کے جائے گا. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دیا جائے، جو رولز آف بزنس کو سمجھتے ہو، جو بلدیات کے ایکٹ کو سمجھتے ہو، جو بلدیات کے بائیلاز کو سمجھتے ہو. اگر ان پڑھے لکھے لوگ اگر آ گئے اور جمہوریت کی اکائی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو قانون سازی پہ ہی نہیں پتا ہوگا، بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کے عام آدمی کی جو بنیادی سہولتیں آپ کے سامنے ٹیوب ویل سے پانی کی واٹر سپلائی، واٹر سینیٹیشن کا کام ہے، اس طرح جو ہے بی ایچ یو ہو گئے ہیں، اسکولوں میں ایڈمیشن کے ساتھ صفائی ستھرائی، یہ سب چیزیں جو ہے سے لنک کرتی ہیں. یہ وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جب دستخط ہوتی ہے، اٹیسٹیشن ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ وہ تمام ایسی چیزیں، یہاں تک جو جائیداد کے جو ہے ٹرانسفر انتقالات، اس کا بھی تعلق جو ہے عام آدمی سے ہے. تو ڈیوال ڈپارٹمنٹ کے جو 20 ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ بلدیاتی نمائندے کے کاندھے پہ اس کی ذمہ داری سونپی جائے گی. جب ایک بلدیاتی نمائندہ ان پڑھ ہوگا اور وہ کوالیفائڈ نہیں ہوگا تو اس کو ڈیوال ڈپارٹمنٹ کے معاملات نبھانا بہت مشکل ہوگا. اب جبکہ بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں، جب آپ لوگ ہوتے تھے بلدیاتی نمائندے تو عوام کو کتنا سہولت ہوتا تھا، اور اب جبکہ نہیں ہے تو عوام کو کتنا دشواری، کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ بالکل 3 سال ہو چکے ہیں. 2018 اگست میں یہ سسٹم جو ہے ختم کر دیا گیا تھا اور اب نئے قانون سازی کی جا رہی ہے. تو 3 سال میں آپ کے سامنے کووڈ کا مسئلہ تھا اور جو لوگوں کے جو مسائل تھے گھر کی سطح پہ ایڈمیشن سے لے کے، جس طرح میں نے آپ کے کہا برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، کووڈ ویکسینیشن، پولیو کی جو کمپین چل رہی تھی، یہ سب ڈس آرڈر ہوئی ہے. اور یہ بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے وزراء کے گھر تک، حجروں تک، ان کے آفیسز تک پہنچنا بہت ہی دشوار گزار ہو چکا تھا. یہ وہ واحد نظام ہے بلدیاتی، اس کا کریڈٹ پچھلی ماشاء اللہ کی گورنمنٹوں کو زیادہ بہتر جانا چاہیے، جنہوں نے بی ڈی نظام کو رائج کیا اور اس میں عام آدمی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نمائندے
को पावरफुल किया। इमरान खान साहब वेस्ट की बात करते हैं और वेस्ट के रहने वाले लोगों के मिसालें देते हैं पाकिस्तानी कौम के। जब ये वेस्ट का निजाम आपका नेबरहुड आ चुका है, विलेज काउंसिल, सिटी काउंसिल, तो इस नुमाइंदे को भी वेस्ट जितनी पावर देनी चाहिए ताकि आम आदमी की बुनियादी सहूलत उसके घर की दहलीज के ऊपर आसानी उसको मिल सके। जी, बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती नुमाइंदों की वजह से कितनी सहूलियात थी आवाम को के, और अब जब नहीं है तो मुश्किलात क्या है? मुश्किलात तो ये पहले लोड शेडिंग का देख सकते हैं, अभी भी लाइट नहीं है, तो मसले तो बहुत है। पहले हम जाते थे नाजिम के पास जाते थे तो काम हो जाता था, बस अभी मैंने जो है उनके पास चले जाते हैं तो काम इतने आसानी से नहीं होते। तो मैं तो कहता हूँ, मेरा तो यह मशवरा है कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। जी, इंतखाबात होनी चाहिए। जी नाजरीन, ये थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आम लोगों की बात। मुंतखब जो साबिका नाजिमीन थे, काउंसलर्स थे, उन्होंने भी बात की कि बल्दियाती इंतखाबात कितनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, शहाबुद्दीन ने हमें बताया कि अवाम की क्या राय थे और बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद और मुकामी हुकूमतों के क़याम यकीनी बेहद ज़रूरी है और इसमें ताख़ीर अवामी मसाइल में इजाफे का सबब भी बन रही है। आज फिलवक्त इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।